तो बच्चों आज देखने वाले हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में अपन सबसे पहले देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely long charged straight thin wire। या फिर ले लो रॉड ले लो बच्चों। ठीक है सर, तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखने वाले हैं किसका? गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट थिन वायर और रॉड। तो बच्चों सबसे पहले अपने क्या लेना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर लेना है। क्या लेना है? स्ट्रेट वायर। अब ये वायर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब बहुत लंबा है बच्चों, ये तो ऐसा ले लेते हैं लंबा। अब फिर मैं क्या करूंगा, इसको चार्ज दूंगा और ये जो चार्ज होगा इसके पर यूनिट लेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो चार्ज है इसके पर यूनिट लेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अब अपने को बहुत अच्छे से पता है कोई भी चार्ज वायर होता है तब उस चार्ज वायर से क्या निकलेगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस के ऐसा परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ऐसा परपेंडिकुलर क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा पीछे साइड भी निकलेगा, मतलब हर साइड निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब देखा जाए तो ये एक, मान चलो एक वायर है, थिन वायर है, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे साइड जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब चारों तरफ ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर चारों तरफ निकलेगा ऐसा। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया, आप ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। ठीक है, तो सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना दिए हो, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बोल रहे हो आप गॉस थ्योरम लगा के, तो गॉस थ्योरम तो वैलिड होता है क्लोज सरफेस के लिए, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस तो है नहीं सर, तो फिर ये वैलिड कैसे होगा? मतलब यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे? क्योंकि गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम ये बोलता है किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। बट यहाँ पे क्लोज सरफेस तो होना चाहिए। तो बच्चों हाँ, यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्लोज सरफेस नहीं है तो यहाँ पे अपन क्लोज सरफेस बनाएंगे। कैसा क्लोज सरफेस बनाएंगे? हाइपोथेटिकली क्लोज सरफेस। अब इस हाइपोथेटिकली क्लोज सरफेस को अपन बोलेंगे क्या? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो बच्चों जो गॉसियन सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मान के चलते हैं बच्चों यहाँ पे एक मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, है ना, ऐसा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो यहाँ परपेंडिकुलर है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके सर, तो इस साइड भी ले लेते हैं सेम डिस्टेंस पे। ओके सर, ले लिए। अब ये जो सरफेस है, मान चलो यहाँ पे एक पॉइंट पी है और ये जो सरफेस है इससे किससे, इस वायर से कितना डिस्टेंस में है? r डिस्टेंस में। तब इस सरफेस को मैं बनाऊं क्लोज सरफेस, तो ये बनेगा कैसा बच्चे? कैसा बनेगा? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। तो देखो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। ठीक है सर, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया, ये समझ में आ गया अपने को। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है। ठीक है, हकीकत में नहीं है। इसको हम लोग ऐसा माने हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होता है। तो यहाँ पे एक मैं हाइपोथेटिकल ले लिया। तो सर हाइपोथेटिकल है तो हम कैसे माने? अरे भाई यहाँ पे एक्चुअल सिलेंडर ले लो, उसके अंदर वायर को घुसा दो और क्या। तो एक्चुअल लेने से बेहतर ये है कि हाइपोथेटिकल ले लो, क्योंकि वैसे भी अपन मैथ फिजिक्स में जनरली चीजों को मानकर ही चलते हैं। तो मान लेते हैं, तो यहाँ भी मान लो। ठीक है, सपोज कर लो। ठीक है सर, मान लिए अपन यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए जिसका रेडियस r है, ये भी ले लिए। अब देखो बच्चों ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसका ये जो है, ये जो लाइन गया है, कौन सा लाइन? ये जो चार्ज वायर गया है वो इस सिलेंडर का एक्सिस है। एक्सिस मतलब समझते हो? ये मान चलो एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का ये सेंटर और ये सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होता है उसको सिलेंडर का एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वायर है वो कहाँ पे है? इस सिलेंडर के एक्सिस पे है। ओके सर, ठीक है, मतलब सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अब बच्चों देखो मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर।
ओके सर, अब उसको मेरे को फाइंड करना है, तो मैं फाइंड कैसे करूं उसको? तो मेरे को उसको मान के चलो मेरे को फाइंड करना है, तो यहाँ पे मेरे को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। किसका यूज करके? गॉस थ्योरम का यूज करके। कैसा 3 स्टेप सर? 3 स्टेप तो है नहीं, 3 स्टेप बोल दिया तो चलो 3 ही स्टेप बताते हैं इसको। तो देखो गॉस थ्योरम लगाना है तुमको, तो यहाँ पे 3 स्टेप से अपन सॉल्व करेंगे। पहला बनाएंगे अपन क्या? गॉसियन सरफेस। तो पहला स्टेप तो कर लिए अपन सर, गॉसियन सरफेस बना लिए। दूसरा स्टेप करेंगे बच्चों, दूसरा स्टेप अपन फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स किससे निकालेंगे? इस गॉसियन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है सर, इस गॉसियन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स जो निकालेंगे बच्चों, वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। और दूसरा फ्लक्स निकाल सकते हैं किससे बताओ? गॉस थ्योरम से, जो होता है क्या? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ इनमें से कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यही है। फर्स्ट स्टेप अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस फॉर्मूला, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, दिस गॉसियन सरफेस, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला वाला है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करके मैं यहाँ पे फ्लक्स निकालूंगा। फिर दूसरा बार मैं निकालूंगा क्या? एक बार गॉस थ्योरम का लगा के निकालूंगा। तो सर यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा और यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्या? तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर दोनों फ्लक्स जो आएगा वो सेम आएगा। सर क्यों सेम आएगा? क्योंकि यहाँ बच्चों जो गॉसियन सरफेस है वो दोनों के लिए सेम होगा। तो मतलब इस गॉसियन सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा उतना ही फ्लक्स निकलेगा ना। तो मान चलो इस गॉसियन सरफेस से 10 फ्लक्स निकल रहा है, मान चलो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इस फॉर्मूला से जो फ्लक्स निकालूंगा वो कितना आएगा? 10। और गॉस थ्योरम का भी यूज करके मैं निकालूंगा तो कितना आएगा फ्लक्स बताओ? 10 ही आएगा। मतलब ये दोनों क्या आएगा? सेम। तो सर ऐसा आप काहे निकाल रहे हो यहाँ पे? फ्लक्स ही काहे निकाल रहे हो? दोनों का यूज करके फ्लक्स क्यों निकाल रहे हो? देखो बच्चों, इससे जो फ्लक्स आएगा और इससे जो फ्लक्स आया, ठीक है, ये दोनों आ गया। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट कर दूंगा मतलब ये cos थीटा इज इक्वल टू यूज कर दूंगा क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, फिर यहां से E को अकेले कर देंगे इस साइड, और ये जो a cos थीटा टर्म है उसको इस साइड ले आएंगे। तो a cos थीटा आ जाएगा इस साइड, a cos थीटा। और इस तरीके से बच्चों देखो, मैं पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बनाया, दूसरा स्टेप में फ्लक्स निकाला बाय यूजिंग फॉर्मूला E a cos थीटा। फिर दूसरा फ्लक्स निकाला मैं किससे बताओ? मैं गॉस थ्योरम का यूज करके फ्लक्स लगाया, और फिर इन दोनों को क्या किया? मैं इक्वेट किया, और इक्वेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइड अकेले छोड़ दिया, बाकी सब टर्म को इधर ले आया, और इस तरीके से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगा गॉस थ्योरम का यूज करके। तो इस तरीके से कोई सा भी मेरे पास शेप रहेगा बच्चों, मैं इस तरीके से उसको फाइंड कर लूंगा। बस मेरा टास्क ये रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। ठीक है, ओके। चलो इस मेथड का यूज करके अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले निकालेंगे अपन क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस। तो मान चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो बच्चों, ये गॉसियन सरफेस कैसा गॉसियन सरफेस है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो ये क्या है बताओ? एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के पास 3 सरफेस होता है बच्चों। ये पहला सरफेस क्या है? सर्कुलर। ये दूसरा सरफेस क्या है? सर्कुलर। और तीसरा सरफेस ये बच गया, ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। इसको अलग करूंगा तो ऐसा दिखेगा, देखो बच्चों, ऐसा। इन तीनों सरफेस को अलग कर दिया तो ऐसा दिखेगा। तो ये देखो, ये सर्कुलर सरफेस, ये कर्व सरफेस, और ये सर्कुलर सरफेस। तो मान चलो ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3। तो सरफेस 1 और सरफेस 3 क्या है बताओ? सर्कुलर। और सरफेस 2 क्या है? यहाँ पे कर्व सरफेस है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं सरफेस 1, और इसको मान लेते हैं सरफेस 2, और इसको मान लेते हैं सरफेस 3। तो सरफेस 1 कैसा है? सर्कुलर। और सरफेस 3 कैसा है? सर्कुलर। और जो सरफेस 2 है वो है कर्व सरफेस है। क्या है? कर्व सरफेस। तो मान सकते हैं यहाँ से अपन निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो तीनों सरफेस से निकलेगा। एक सरफेस 1 से निकलेगा, दूसरा सरफेस 2 से निकलेगा, और तीसरा सरफेस 3 से निकलेगा। तो देखो बच्चों, फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। तो सरफेस 1 का निकालोगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे सरफेस 1 है, और सरफेस 1 का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एरिया वेक्टर मैं बताया था, एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो तो ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा? 90। फिर सरफेस 2 का देखो, तो सरफेस 2 का देखेंगे क्या आएगा बताओ? ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो, यह सरफेस 2 है, सरफेस 2 इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो ये निकलेगा। ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया वेक्टर। और यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 0। फिर निकालेंगे अपन सरफेस 3 का। और सरफेस 3 कैसा है? तो सरफेस 3 देखो सर्कुलर है, और इसको मान चलो, मतलब मैं यहां से देखता हूं इस सरफेस को, सर्कुलर सरफेस को, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखेगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इधर नीचे दिखेगा। तो इसका एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बीच के एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री। इन दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री।
अब देखो ये cos 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री अपने को पता है 0 होता है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dA cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और ये सरफेस 2, और यहाँ पे ये cos 90 होने के नाम से क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, ना कि सर्कुलर सरफेस के। ठीक है, तो सर्कुलर सरफेस से पास नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके नाम से यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, सरफेस 1 और सरफेस 3 के नाम से 0 होगा, और सरफेस 2 के नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब ई तो बाहर हो गया। अब ये डीए इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, देख डीए मतलब छोटा सा एरिया, मान चलो यहाँ पे एक छोटा सरफेस लिया हो, ये छोटा सरफेस का एरिया हो गया। अब इंटीग्रेशन मतलब पूरा सरफेस का एरिया, तो पूरा सरफेस में सरफेस 1 और सरफेस 3 नहीं आएगा, पूरा सरफेस में सरफेस 2 आएगा, क्योंकि सरफेस 2 की बात कर रहा हूँ। तो सरफेस 2 क्या है, कर्व सरफेस है। किसका कर्व सरफेस है, सिलेंडर का, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है क्या बताओ, 2 पाई आर एल। आर क्या है, आर इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, एल क्या है, इस सिलेंडर का लेंथ हो जाएगा, इस सिलेंडर का लेंथ हो जाएगा। अब यहां पे यूज करेंगे बच्चों किसका बताओ, गॉस थ्योरम का। किसका, गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब एक काम करो बच्चों, यहां पे फाई का वैल्यू को इसको रख दो, तो ये कितना है, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है। ओके सर। अब देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये सब टर्म को इसके नीचे ले आओ, तो Q अपॉन कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा अलग कर रहा हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को अलग कर रहा हूँ और Q बाई एल को अलग कर रहा हूँ। तो देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। होता है कि नहीं होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे इस Q बाई एल को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा, इस तरीके से Q बाई एल हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस तरीके से मेरा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के नाम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और आर यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग वायर। ठीक है, तो ओके, तो इसका एक फोटो खींच सकते हो या फिर इसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैं चला इसको मिटाने। अब देखो मेरे को पता चला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है लैम्डा अपॉन क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। ठीक है सर, होता तो है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम वायर बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वायर से उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या होता है, ग्राफ होता है। तो ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो जब 0 रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रहेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब कुछ वैल्यू बढ़ा दूंगा तो इसका वैल्यू घट जाएगा, और इनफाइनाइटी आर का वैल्यू इन्फिनिटी में ले जाऊं, मतलब डिस्टेंस जो है वायर से उसको इनफाइनाइट ले जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 0 को टेंस करेगा। क्या करेगा, 0 को टेंस करेगा। मतलब कि यहाँ पे ये ग्राफ हो गया, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, ओके सर।